हाँ, तो बालक और बालिकाएँ, रिदम कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम जो है केमिस्ट्री एग्रीकल्चर जो है उसका सेकंड चैप्टर जीवांश पदार्थ उसको आज रिवीजन करने जा रहे हैं। तो देखते हैं मृदा जीवांश पदार्थ। जीवांश क्या होते हैं? जीवांश जो होता है तो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जीव प्लस अंश। इसका अर्थ क्या होता है? जीवों के जो अंश होते हैं उनके द्वारा जीवांश का निर्माण होता है। जैसे इसका परिचय देखते हैं। मृदा में पाए जाने वाले वनस्पति व जंतुओं के अवशेष जीवांश पदार्थ कहलाते हैं। तो जो वनस्पति और जो जंतु होते हैं उनके अवशेष जो क्या होते हैं, मृदा में मिलकर जो कार्बनिक पदार्थ जल से क्रिया करके कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो सड़ गल कर जीवांश पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसके अलावा मृदा में जो सड़ी गली पत्तियाँ व जंतु के उत्तक व कोशिकाएँ मृदा जीवांश का हिस्सा होते हैं। जो जंतु के उत्तक होते हैं, पत्तियाँ होती है, टहनियाँ होती हैं, ये सभी क्या होते हैं? जीवांश पदार्थ का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा जो मृदा में जो खनिज की ये सभी क्या होते हैं? जो जंतु के उत्तक ये सभी जीवांश पदार्थ क्या होते हैं? मृदा में खनिज मात्रा की को बढ़ाते हैं। तब मृदा में खनिज की मात्रा होती है वह 0.1 से 5% तक होती है। जो मृदा की कितनी हो गई? मृदा में खनिज की मात्रा 0.1 से 5% तक होती है। इसके अलावा ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस होता है कि जब मृदा की ऊपरी सतह पर कार्बनिक पदार्थ उपस्थित, जैसे कार्बनिक पदार्थ कौन से हो गए? पादपों की पत्तियाँ हो गई, जंतुओं के अवशेष हो गए, सभी क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। जब भी कार्बनिक पदार्थ H2O से क्रिया करते हैं तो ये क्या कहते हैं? विच्छेदन होकर एक काला भूरा उत्पाद बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। और इसके बाद जब ह्यूमस को जब हम O2 के साथ मिलाते हैं तो क्या मिलते हैं? पोषक तत्व प्राप्त होते हैं जिनसे क्या होते हैं? मृदा की उर्वरता बढ़ती है। इसके अलावा मृदा की जो ऊपरी सतह होती है इस पर पादपों की पत्तियां तथा जंतुओं के अवशेष जब जल की उपस्थिति में विच्छेदन या विघटित होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। अब देख मृदा के जीवांश के स्रोत। अब इसके स्रोत क्या क्या है? स्रोत है, एक तो पहला है पादप स्रोत। पादप स्रोत में क्या क्या होते हैं? पेड़ पौधों में फसलों के अवशेष। ये क्या होते हैं? ये अवशेष जो होते हैं सड़ गलकर मृदा का निर्माण करते हैं। इनका इस जो मृदा में पड़े रहेंगे इनका क्या होगा? ये विघटित होकर मृदा का निर्माण करते हैं। इसके अलावा हरी खाद कौन कौन सी होती है? जैसे सरई हो गई, ढैंचा, मूंग, उड़द, मोट, ये सभी क्या है? हरी खाद है। इनकी जो फसल की जुताई के बाद जो डाला जाता है। अब दूसरा है जंतु स्रोत। जंतु स्रोत क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े हो गए, जंतुओं के अवशेष हो गए, द्वारा मृदा का भाग बनाते हैं। जंतु स्रोत कहते हैं जो जंतु में जो होते हैं कीड़े मकोड़े, जंतु के अवशेष सभी क्या होते हैं? जीवांश पदार्थ का भाग बनाते हैं। अथवा जो जंतु मानव मरने के बाद क्या है? मृदा का जीवांश का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि इनके जब मरने के बाद इनको दफनाया जाता है तो क्या है? मृदा में मिलकर ये क्या होते हैं? जीवांश पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसके अलावा जीवांश पदार्थ का संगठन क्या होगा? संगठन जो है मृदा जीवांश में जटिल पदार्थ पाए जाते हैं। जटिल पदार्थ जिनमें से 90% जो होते हैं, अगर 12th के हिसाब से देखें तो 90% क्या होते हैं? CHO अधिक होते हैं। CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। इसके अलावा मृदा जीवांश पदार्थ को क्या है? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से? कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। सामान्यतः जो जीवांश पदार्थ का संगठन है वो निम्न है। देखिए, पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में पहला है स्टार्च। स्टार्च कितना प्रतिशत होता है? 1 से 5%। इसमें क्या पाया जाता है? स्टार्च। और सेल्यूलोज कितना होता है? 10 से 28%। और हेमीसेल्यूलोज इसमें कितना प्रतिशत होगा? 20 से 50%। इसके अलावा दूसरा है वसीय अम्ल का 1 से 8। लिग्निन कितना प्रतिशत होता है? 10 से 30%। इसके अलावा प्रोटीन होता है 1 से 15%। और इसके बाद है जीवांश पदार्थ का विच्छेदन। जीवांश पदार्थ का विच्छेदन कैसे होता है? जब मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीटी द्वारा विच्छेदित हो जाते हैं। जो मृदा में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ है वो किसके द्वारा? बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, एक्टिनोमाइसीटीज हो गया, इनके द्वारा जब वह विघटित या विच्छेदित हो जाते हैं तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? विच्छेदन कहा जाता है। तो पहला विच्छेदन देखते हैं सरल शर्करा। सरल शर्करा क्या होती है? सरल शर्करा का जैसे सरल शर्करा का उदाहरण लेते हैं ग्लूकोज। जब ग्लूकोज को O2 के साथ क्रिया की जाती है तो ये क्या किसमें टूटता है? साइट्रिक अम्ल व H2O के बदले में टूटता है। तो जब शर्करा को तोड़ा जाता है तो यह साइट्रिक अम्ल व जल का उत्पादन होता है। इसके अलावा दूसरा कौन सा है? स्टार्च। अब स्टार्च किसके द्वारा तोड़ा जाता है? स्टार्च को जब हम वायु व जीवाणु द्वारा तोड़ जाता है तो यह माल्टोज के पदों में टूट जाता है। वह साथ ही जल व CO2 का उत्पादन करता है।
इसके अलावा हेमिसेल्यूलोज क्या है? हेमिसेल्यूलोज को अगर हम यह जो होता है धीरे धीरे अपघटित होता है तथा यह टूटकर सेल्यूलोज के पदों में टूट जाता है। हेमिसेल्यूलोज किसके पदों में टूटता है? सेल्यूलोज के पदों में। इसके विघटन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम की आवश्यकता होती है हेमिसेल्यूलोज के विघटन के लिए। इसके पश्चात लिग्निन क्या होता है? यह जीवाणु द्वारा जो लिग्निन है जीवाणु द्वारा विघटित होते हैं, परंतु जो इनका विखंडन होता है वो किसके द्वारा होता है? एक्टिनोमाइसीन रिलीज करती है। यह जो होते हैं सभी सरल पदार्थों में टूटती है। अब प्रोटीन जो होता है वह अवायवीय व वायवीय होते हैं। अवायवीय में क्या है? उत्पाद अवायवीय में इसका उत्पाद क्या बनता है? टॉक्सिक या एंटो पदार्थ, और वायवीय में यूरिया। अब प्रोटीन का अपघटन किसके द्वारा किया जाता है? प्रोटीन का जो अपघटन है वह एंजाइम व जीवाणु द्वारा होता है। साथ ही साथ प्रोटीन जो होता है वह अमीनो अम्ल की इकाइयों में टूटता है। साथ नोट लगा के देखिएगा, जो सेल्यूलोज व वसी अम्ल है वह किस में टूटते हैं? कार्बनिक पदार्थों में। इसके बाद जो विच्छेदन को प्रभावित करने वाले पदार्थ कौन से हैं? ताप क्या है? विच्छेदन के लिए जो होता है 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। अगर इससे कम या अधिक तापमान होगा तो उसमें मृदा में इनका विच्छेदन है वो जो नहीं होगा। इसके अलावा नमी कैसे होगा? अधिक नमी व शुष्क क्षेत्रों में विच्छेदन नहीं होती, क्योंकि अगर जीवाणु की क्रियाशीलता कम होगी तो इसमें इनका विच्छेदन नहीं होगा, इसलिए इनकी उचित नमी होनी चाहिए। कार्बनिक पदार्थ, अब कार्बन की प्रकृति पर यह निर्भर करता है कि अगर अम्लीय है तो विघटित जल्दी होगा, क्षारीय है तो इनमें नहीं होगा। पीएच मान, जीवांश पदार्थ का जो विच्छेदन है वह उदासीन पर किया अधिक होता है, मतलब उदासीन जो पीएच होती है उस पर अधिक होता है। इसका वातावरण परिस्थिति पर भी क्या होता है? निर्भर करता है। इसके बाद है कार्बन चक्र। कार्बन चक्र क्या होता है? सभी जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो कार्बन का एक मुख्य अवयव है, मतलब जो सभी कार्बन पदार्थ हैं उसमें कार्बन मुख्य अवयव है, क्योंकि सभी जो है कार्बन से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा मृदा में उपस्थित जो सभी जीव कार्बन का उपयोग जो है वह ऑक्सीकरण करके, मतलब जो मृदा में सभी जीव होते हैं वह कार्बन का उपयोग कैसे करते हैं? वह कार्बन जो है उसका ऑक्सीजन करके उसका उपयोग करते हैं, तो उससे क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसके अलावा मृदा के अंदर तथा मृदा के बाहर, अब यह क्या है? मृदा के अंदर तथा मृदा के बाहर कार्बन तत्वों में होने वाले परिवर्तन के सामूहिक रूप से होने वाले चक्र को क्या कहते हैं? कार्बन चक्र। अब कार्बन चक्र की परिभाषा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। अब मुक्त कैसे होती है? पादपों के द्वारा जो है CO2 निकाली जाती है, तथा जो अल्प मात्रा में है वो जड़ द्वारा भी निकाली जाती है। तथा ये क्रिया कब होती है? CO2 कब? जब पादपों को जलाया जाता है तो तब ये क्रिया होती है। अब इसमें देखिए, जब पादपों पर जंतु द्वारा CO2 निकलती है तो वह क्या होती है? वह वायुमंडल में जाती है, तथा वायुमंडल के पश्चात वायुमंडल में जाने के बाद यह कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित होकर मृदा में जल जाती है। मृदा में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह इनका विच्छेदन व ऑक्सीकरण करके इनको वापस कहाँ पहुँचा देते हैं? जंतु व पादपों के पास इनको वापस पहुँचा देते हैं। इसके अलावा जो जंतु मरने के बाद अगर जंतु की मृत्यु हो जाती है तो उसको दफनाया जाता है, जिससे क्या है? वो CO2 छोड़ता है, तो CO2 वह मृदा के अंदर चली जाती है, जिससे वह वापस वही सूक्ष्म जीव जो होते हैं अवायवीय तो उनका ऑक्सीजन करके वापस पादप जंतु तक पहुंचा देते हैं। जो उच्च पादपों में उपस्थित कार्बन की अधिकतम मात्रा है वह प्रकाश संश्लेषण के दौरान छोड़ी जाती है। मतलब उच्च पादपों में जो उपस्थित कार्बन की मात्रा जो वो अधिक कब छोड़ी जाती है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है। इसका क्या है? हुमस क्या होता है? हुमस पहले पढ़ा था, मृदा में जीवांश पदार्थ के लिए विच्छेदन से गहरे भूरे रंग का कोदारी पदार्थ बनता है, जिन्हें क्या कहते हैं? ह्यूमस। अब मृदा में जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से जो काले भूरे रंग का कोलाइडी पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? ह्यूमस। या फिर जंतु व पादपों के अवशेषों का विघटन होकर जो कोलाइडी पदार्थ बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ह्यूमस। ह्यूमस के गुण, अब में से गुण क्या क्या है? ये जो होता है गहरे भूरे रंग का होता है तथा कितना कैसा होता है? जटिल पदार्थ होता है। इसके अलावा ये जो होते हैं यह अक्रिस्टलीय व कोलाइडी होते हैं, जो अक्रिस्टलीय होता है वह कोलाइड होता है। ह्यूमस में जो आवेश की बात करें तो ह्यूमस में जो होता है ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। इसके अलावा ह्यूमस जल में कैसा होता है? अविलय, मतलब ये जो होता है जल में घुलनशील नहीं होता। इसके अलावा जो यह
इसकी प्रकृति कैसी होती है, यह अम्लीय प्रकृति का होता है। और इसकी जल धारण क्षमता जो है, इसकी जल धारण क्षमता कैसी होती है, इसकी जल धारण क्षमता जो होती है वह अधिक होती है। इसके साथ क्योंकि इसकी जो ह्यूमस है, इसकी मृदा कैसी होती है, चिकनी एवं जो इनके कण होते हैं वो पास में जिनके कारण किया गया है, इनकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। इसके साथ ये फूलने व सिकुड़ने का गुण होता है। अगर इनमें पानी डालेंगे तो मृदा क्या होती है, फूल जाती है तथा इनके पानी सोख लेने पर ये क्या तो वापस सिकुड़ जाती है। इसके अलावा यह जल ग्राही होती है। अब रासायनिक गुण कौन से हैं? ह्यूमस में जो है कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, 55 से 60%, जबकि जो हाइड्रोजन की मात्रा होती है वह 4 से 5% होती है और ऑक्सीजन की मात्रा 35 से 40% होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन जो होती है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है इसमें, 3 से 5%। जो ह्यूमस व कार्बन व नाइट्रोजन का जो अनुपात है वह कितना होता है, 10:1 होता है। ह्यूमस की जो प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, कैसी होती है, अधिक होती है। क्या ह्यूमस का निर्माण कैसा होता है? ह्यूमस जो होता है एक जटिल पदार्थ का मिश्रण है। इसका निर्माण जो है जैव रासायनिक प्रक्रम द्वारा होता है। कैसे होता है? जैव रासायनिक प्रक्रम द्वारा होता है। लिग्नोप्रोटीन का निर्माण, लिग्नोप्रोटीन कैसे बनता है? जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से ह्यूमस बनता है। कैसे बनता है? जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से ह्यूमस का निर्माण होता है। जैसे सेल्यूलोज हो गया, सेल्यूलोज, लिग्निन आदि के संयोग से बनता है। इसके साथ प्रोटीन मृत्तिका का निर्माण कैसे होता है? यह जो होती है क्ले एक अम्लीय लवण होता है। इसमें प्रोटीन का अवशोषण होता है। इसमें क्या होता है? प्रोटीन के अवशोषण होता है। इसके अलावा ह्यूमस का संगठन देखें, ह्यूमस का संगठन क्या होता है? इसमें क्या होता है? पहला क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में सेल्यूलोज कितना प्रतिशत होता है? 5 से 12%। और जो हेमीसेल्यूलोज वो कितना होता है? 3 से 5%। इसके अलावा वसी अम्ल कितना होता है? वह अम्ल होता है 1 से 5%। और लिग्निन कितना होता है? 35 से 55%। और प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? 30 से 35%। अब क्या है? जीवांश पदार्थ को मृदा गुणों पर अब ये देखेंगे कि जीवांश पदार्थ है इनका मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है मृदा की संरचना। जब हम जीवांश पदार्थ को मृदा में डालते हैं तो क्या होता है? जब जीवांश पदार्थ जैसे सड़े गले पदार्थ व चिपचिपे होने के कारण यह क्या है, मृदा में डाला जाता है तो मृदा कण आपस में चिपक कर दानेदार हो जाते हैं, जिनसे क्या होता है? मृदा संरचना बनी रहती है। इसके द्वारा जल धारण क्षमता, अधिक जीवांश डालने पर मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है। कैसे कि अगर हम जीवांश पदार्थ डालेंगे तो मृदा क्या होगी? मृदा डालने पर वह चिपचिपी हो जाएगी, उनके क्या है, कण आपस में चिपक जाएंगे, जिनसे जल धारण क्षमता बढ़ेगी। और जीवांश पदार्थ डालने से कितने प्रतिशत जल धारण क्षमता बढ़ती है? 80 से 90% तक जल धारण क्षमता जो होती है वह बढ़ जाती है। इसके अलावा वायु संचार, जीवांश पदार्थ डालने पर मृदा में जो है वायु का संचार बढ़ता है, क्योंकि इनमें जो रंध्रकोश हैं वह खुल जाते हैं। इसके अलावा मृदा ताप, जब जीवांश पदार्थ मृदा में डालने पर मृदा का जो ताप है वह निश्चित या थोड़ा बढ़ जाता है, वह उचित तापमान हो जाता है। मृदा अपरदन, जीवांश पदार्थ डालने के कारण जो क्या है, मृदा के जो कण हैं वह आपस में चिपक जाते हैं, जिनसे उनमें क्या है, कटाव नहीं होता और मृदा अपरदन भी कम होता है। इसके अलावा वाष्पीकरण देखें तो वाष्पीकरण कैसा होगा? अगर मृदा में जीवांश पदार्थ डालेंगे तो मृदा में वाष्पीकरण की क्रिया जो होती है वह कम हो जाती है। इसके साथ ही धनायन विनिमय क्षमता, मृदा में जो जीवांश पदार्थ डालने पर जो धनायन विनिमय क्षमता बढ़ जाती है। कैसे होती है? बढ़ जाती है। पोषक तत्व क्या होते हैं? मृदा में जब हम जीवांश पदार्थ डालते हैं तो इनके डालने के पोषक तत्व की वृद्धि हो जाती है। क्या होता है? मृदा जीवांश डालते हैं तो विच्छेदित होकर पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं। फिर आगे पादप वृद्धि पर प्रभाव, मृदा में जो जीवांश पदार्थ डालते हैं वो क्या होते हैं? पौधों की वृद्धि जल्दी होती है, जिनसे जीवांश पदार्थ के कारण क्या होती है? पौधों की वृद्धि जल्दी होती है। यह पादप वृद्धि पर कुछ हानिकारक प्रभाव डालते हैं, अर्थात जीवांश पदार्थ जो होते हैं वह रोग पैदा करने वाले जीवों की ऊर्जा एवं भोजन स्रोत है। क्या है? अगर जो है जीवांश पदार्थ है ये सभी क्या करते हैं? जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका क्या है? भोजन के रूप में इनको ग्रहण करते हैं, उनको मृदा में, तथा इनके कारण जो क्या है, ये सभी जीव मृदा में लंबे समय तक जीवित रहते हैं।
इसके बाद है कार्बन व नाइट्रोजन का अनुपात। अभी का अनुपात देखें, मृदा में उपस्थित मृदा जीवांश नाइट्रोजन से संबंध रखता है। मतलब जो मृदा में उपस्थित जो जीवांश होते हैं वह किससे संबंध रखते हैं? नाइट्रोजन से। इसके साथ नाइट्रोजन मृदा में जो क्या होता है, उर्वरता को बढ़ाता है। मतलब जो नाइट्रोजन का प्रयोग है वह मृदा में उर्वरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जबकि जो कार्बन है वह मृदा में ऊर्जा का स्रोत बनता है। और यदि अगर मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है जीवांश पदार्थ का विच्छेदन की क्रिया जो होती है वह तीव्र हो जाती है। इसके अलावा कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात कितना होगा, इसका सूत्र है देखो क्या है, मृदा में उपस्थित कार्बन की मात्रा बटा मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा। अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं हम। कार्बन क्या होगा कितना 60 और नाइट्रोजन कितना होगा 6, तो इनको जब बटाया जाता है तो क्या है 10/1, तो इनका कार्बन का अनुपात कितना आया 10:1। इसके अलावा कुछ पदार्थ है जिनका अनुपात दे रखा है। पहला है कृषि योग्य भूमि, इनका अनुपात कितना होता है 8:1 से 15:1। इसके अलावा जो गोबर खाद है तो उसका अनुपात कितना होता है, उसमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है 20:1 से 30:1। और जो फसल के अवशेष होते हैं इनमें सबसे अधिक कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है, कितना होता है 100:1। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों में कितना होता है 4:1 से 8:1। इसके अलावा फंजाई क्या होता है कवक में जो होती है कार्बन नाइट्रोजन का कितना होता है प्रतिशत 10:1, और ह्यूमस में भी कितना होता है 10:1। अब क्या है कार्बन और नाइट्रोजन का महत्व, इनका क्या क्या महत्व, ये क्या होता है मृदा में उर्वरता को बनाए रखते हैं, मृदा में pH को बनाए रखते हैं, मृदा में पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है, मृदा में नमी बनाए रखते हैं। इसके अलावा जो फसल उत्पादन को बढ़ाते हैं, मृदा में प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखते हैं, मृदा में जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए नाइट्रोजन होना आवश्यक है। दूसरा क्या है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र में क्या कैसे देखो, जो नाइट्रोजन है वह वायुमंडल में कितने % में पाई जाती है 79.1%। इसके अलावा जो सबसे अधिक ज़्यादा जो नाइट्रोजन उत्पन्न होती है वह कहाँ से होती है, औद्योगिक क्षेत्र से जो है नाइट्रोजन अधिक प्राप्त होती है। जब नाइट्रोजन जो होती है वह नमी वायुमंडल में उपस्थित नमी के साथ क्रिया करती है, तो क्या होते हैं जो नमी के साथ अभिक्रिया करती है इसमें क्या बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। जो यह क्रिया होती है यह प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है जब ये मृदा में जाते हैं तो यह मृदा में नाइट्रोजन ऑक्साइड जाने के पश्चात ये पादप व जंतुओं को प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात जो पादप है, पादप की ये जो है जड़ों में जड़ वाले भाग में जाकर स्थिरीकरण करते हैं। इसके अलावा अगर जड़ इसमें जो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण व इनके जलने पर जो होती है वह नाइट्रोजन वापस वायुमंडल में चली जाती है। इसके बाद अगर जंतु की उत्तक की क्षति होती है या जलाने पर जो होती है इनकी क्या है नाइट्रोजन वापस वायुमंडल में चली जाती है। अभी क्रिया कैसे होती है, पहला है स्थिरीकरण। मृदा में जो होता है नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा कार्बनिक यौगिक के रूप में रहती है। कैसे रहती है, नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा किसके रूप में रहती है, कार्बनिक यौगिक के रूप में रहती है, जो उच्च पादपों के लिए अपर्याप्त होती है। अतः नाइट्रोजन को कार्बनिक रूप में बदलना क्या कहलाता है, स्थिरीकरण। ये N2 है, N2 को क्या होता है कार्बनिक नाइट्रोजन में बदलना स्थिरीकरण कहलाता है। खनिजन क्या होता है कार्बनिक नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रोजन में बदलना क्या कहलाता है, खनिजन। इसके अलावा अमीनीकरण क्या होता है, अमीनीकरण का वह प्रक्रम जिसमें नाइट्रोजन प्रोटीन युक्त कार्बनिक यौगिक को एंजाइम की सहायता से, किसकी सहायता से, एंजाइम की सहायता से अमीनो अम्लों में बदला जाता है। क्या कहलाता है, अमीनीकरण कहलाता है। क्या होता है, क्या कहते हैं, नाइट्रोजन प्रोटीन युक्त कार्बनिक यौगिक को जब एंजाइम की सहायता से किस में बदला जाता है, अमीनो अम्ल में बदला जाता है। अब अमीनीकरण के उपयोग क्या क्या है, इसके दो उपयोग हैं। पहला क्या है, मृदा में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह इनको क्या है ग्रहण करता है। इसके साथ साथ मृदा में जो अमीनो अम्लों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है वह भी क्या है, अमीनीकरण कहलाता है। अमोनीकरण क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें
क्या, वह प्रक्रिया जिसमें अमीनो यौगिकों को सूक्ष्म जीवाणु द्वारा, किसके द्वारा, सूक्ष्म जीवाणु द्वारा अमोनिया व अमोनियम नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, अमोनीकरण कहते हैं। अमीनो यौगिक जो होते हैं क्या होते हैं, अमीनो यौगिक को जब सूक्ष्म जीवाणु द्वारा किस में बदला जाता है, अमोनिया नाइट्रेट व अमोनियम नाइट्रेट में बदला जाता है। दूसरा है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण जो होता है वह प्रक्रम जिसमें अमोनिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदला जाता है, नाइट्रीकरण कहलाता है। मतलब जो क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट को नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है, नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण होने की क्या है, दो शर्तें क्या क्या हैं। पहला है जीवाणु द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है, जीवाणु द्वारा। तथा दूसरी शर्त क्या है, जीवाणु क्या होते हैं, स्वपोषी व वायवीय होते हैं। तो जीवाणु कैसे होते हैं, स्वपोषी व वायवीय होते हैं। अब जीवाणु कौन कौन से, नाइट्रोसोमोनास हो गया, नाइट्रोजन की, ये जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रीकरण की क्रिया करते हैं। अब विनाइट्रीकरण क्या होता है, वह प्रक्रम जिसमें नाइट्रोजन से नाइट्रेट व नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हो, विनाइट्रीकरण कहलाता है। और ये क्रिया कब होती है, जब जीवाणु की क्रियाशीलता कम हो जाती है। अब मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव। अब मृदा में कौन कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, पहला है जीवाणु। जीवाणु क्या होते हैं, मृदा में जीवाणु 90% तक होते हैं। कितने परसेंट होते हैं, 90%। मृदा में जो होते हैं जीवाणु 90% तक होते हैं। तथा एक मुट्ठी में जो होते हैं, वह एक मुट्ठी में कितने जीवाणु होते हैं, करोड़ों जीवाणु होते हैं। फिर अब मृदा में जो जीवाणु होते हैं वे कैसे होते हैं, लाभदायक होते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। जीवाणु कैसे होते हैं, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। इनमें जो ज़्यादा पर्णहरित होता है वह क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इसके अलावा जो जीवाणु क्या होता है, मृदा में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। लेकिन जो सभी जीवाणु होते हैं वह पादपों के लिए लाभदायक नहीं होते। कुछ जीवाणु जो होते हैं वह हानिकारक भी होते हैं। एक्टिनोमाइसीट्स। एक्टिनोमाइसीट्स क्या होता है, यह मृदा में लगभग 9% तक होता है। कितना परसेंट होता है, 9% तक। और जो यह कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। जो अगर बारिश के समय में जो मिट्टी से सुगंध आती है, उसको वो सुगंध किनके कारण आती है, एक्टिनोमाइसीट्स के कारण आती है। कवक। कवक क्या होता है, जो भूमि के कुछ अमल, ये क्या होते हैं, कवक क्या होता है, भूमि में कुछ कुछ अम्लता बनाए रखते हैं। तथा ये क्या कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। और इनमें जो तो पर्णहरित होता है वह अनुपस्थित होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, म्यूकर हो गया, पेनिसिलिन आदि। जो फफूंदी खमीर जो कवक हैं वह सभी क्या होते हैं, यही होते हैं। इसके अलावा कवक जो होते हैं, कवक पर क्या होते हैं, धागेनुमा माइसीलिया होते हैं, जो रोगाणु के लिए सहायक होते हैं। रोगाणु के लिए सहायक क्या होते हैं, माइसीलिया जो होते हैं वह रोगाणु के लिए सहायक होते हैं। इसके अलावा शैवाल। शैवाल क्या है, इस वर्ग में शैवाल में क्या है, सूक्ष्म से लेकर बड़े बड़े पौधे सम्मिलित होते हैं। इसमें जो होता है पर्णहरित जो होता है वो उपस्थित होता है। और जो शैवाल होते हैं वो कैसे स्थानों पर पाए जाते हैं, जो शैवाल है वह नमी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो शैवाल की जो अधिकतम, शैवाल कैसे कैसे होते हैं, अधिकता से पाए जाने वाले होते हैं। अब जो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, ये जो होते हैं एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये क्या है, जीवाणु की अपेक्षा बड़ा होता है। कैसा होता है, बड़ा। इसको जिंदा रहने के लिए वायु व भोजन की आवश्यकता होती है। यह क्या होता है, भूमि की ऊपरी सतह पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, भूमि की ऊपरी सतह पर पाया जाता है। मृदा में जीवाणु के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। दूसरा क्या है, नाइट्रोजन का यौगीकरण करता है। फिर क्या है, भूमि में जो अकार्बनिक घटक होते हैं उनको क्या करता है, परिवर्तित करता है। इसके अलावा विनाइट्रीकरण की क्रिया करते हैं। दूसरा क्या है, फिर क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन अब स्थिरीकरण देखेंगे। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो कितने प्रतिशत है, 79.1% है। इसको जो जीवाणु द्वारा इसको क्या कहते हैं, जीवाणु द्वारा ग्रहण करके पादपों के लिए उपयोगी बनाना है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है वह दो प्रकार से होता है। पहला कौन सा है, सहजीवी स्थिरीकरण। सहजीवी स्थिरीकरण क्या होता है, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है वह उन पादपों में होता है जिनके जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियां या गांठें पाई जाती हैं। ग्रंथियों क्या होता है, गांठें भी बोल सकते हैं। अधिकांश फलीदार पादपों में जैसे सहरे, ढैंचा, बरसी, मूंग, मोट, उड़द आदि फसलों में जो होता है यह सहजीवी स्थिरीकरण देखा जाता है।
इन ग्रंथियों में जो होता है वायुमंडल से नाइट्रोजन को जीवाणु जो होता है नाइट्रेट में बदल देता है। अब इन ग्रंथियों का निर्माण कैसे होता है? जब जीवाणु होता है वह जड़ों में पौधे के जड़ों में प्रवेश कर जाता है तो क्या हुआ, वहाँ रहकर वहाँ जड़ों के कोर्टेक्स भाग में रहकर जीवाणु अपने फैलाकर अपनी वृद्धि करता है तथा इस वृद्धि स्थल को क्या कहते हैं? बैक्टीरिया संक्रमण स्थल कहते हैं। इसी स्थान पर नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण होता है। इसके अलावा दूसरा कौन सा? असहजीवी स्थिरीकरण। असहजीवी स्थिरीकरण क्या होता है? असहजीवी जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को जो होते हैं वो बिना पौधे की सहायता से, कैसे सहजीवी कैसे कर रहे थे? वो पौधों की सहायता से कर रहे थे, तो ये कैसे कर रहे हैं? बिना पौधे की सहायता से। तो बिना पौधे की सहायता से उसे मृदा में स्थापित कर देते हैं। इनको असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहते हैं। अब जो ये होते हैं वह अनाज वाली फसलों में जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा हो गई, ज्वार, मक्का आदि में अधिक होता है। यह 2 प्रकार के जीवाणु होते हैं। पहला कौन सा है? वायवीय जीवाणु। वायवीय जीवाणु का वह जीवाणु जो वायु की उपस्थिति में मृदा में नाइट्रोजन को स्थापित करते हैं। अब क्या करें? ये वायु की उपस्थिति में मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहे हैं। तो ये जीवाणु जो होते हैं यह एजेटोबैक्टर प्रजाति के होते हैं। कौन से प्रजाति के होते हैं? एजेटोबैक्टर प्रजाति के होते हैं। एजेटोबैक्टर जो होते हैं जैसे उदाहरण क्या होगा उनके? एजेक्टोबैक्टर कोकोमस, एजेक्टोबैक्टर विजिटिन, एजेक्टोबैक्टर एजलस, एजेक्टोबैक्टर विनिलैंडी, एजेक्टोबैक्टर इंडिकम, जिनके हैं इनके उदाहरण हैं। इसके लिए अवायवीय जीवाणु। अवायवीय जीवाणु क्या होता है? यह जीवाणु वायु की अनुपस्थिति में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। वायु की अनुपस्थिति में जो होते हैं ये जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। यह भूमि में नाइट्रोजन यौगीकरण की क्रिया भी करते हैं। कैसी क्रिया करते हैं? ये यौगीकरण की क्रिया भी कौन करते हैं? अवायवीय जीवाणु करते हैं। और ये जो जीवाणु है अवायवीय, ये कहाँ पाए जाते हैं? पानी निकास वाले स्थान पे वे अधिक पाए जाते हैं। जैसे कि इनका उदाहरण क्या हो गया? क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियम। ये सभी क्या है? ये क्या है? इसके अवायवीय जीवाणु होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।